नमस्कार। हरकारा के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। और मैं हूं नीतीश त्यागी। मेरे साथ हैं श्रवण गर्ग, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे बॉस रहे हैं। और ये हिंदी में खास तौर पर जो संपादकों के जब तक संस्थान होते थे, जब तक संपादक, तो उनके उनमें से आखिरी लोगों में से मैं उनकी गिनती करता हूँ। आपका बहुत स्वागत है श्रवण जी, हरकारा के इस अंक में। और आज जो है एक खास दिन है। आज 50 साल पूरे हुए हैं आपातकाल की घोषणा के, और जिसको लेकर देश में काफी सारे लोग उसको काफी शिद्दत और जुम्बिश के साथ याद कर रहे हैं। और उसमें वो याद कितनी ईमानदार है और कितनी सियासी, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। पर उसके पहले आज एक छोटा सा, मैंने एक सबस्टैक पर ही, एक कृष्ण प्रसाद जो आउटलुक के एडिटर रहे विनोद मेहता के बाद, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है। उसमें कन्नड़ किताब का जिक्र है, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अभी आया है। एके सुबैया साहब नाम है, वो आरएसएस में हुआ करते थे और वो जेल में थे आपातकाल के दौरान। तो उनका कई सारे रहस्य उद्घाटन है उसमें, कि इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अ, की भूमिका, रवैया, रुझान किस तरह के थे। आप भी उस समय मौजूद थे। आप जयप्रकाश नारायण साहब के साथ काम कर रहे थे उन दिनों। तो और आप समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे उस तरह से। तो आप उसके विटनेस भी हैं और भागीदार भी हैं। दोनों दोनों चीजें हैं, कि गवाह भी हैं, भागीदार भी। तो मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा था इस खास दिन पे और इस खास मसले पर, कि ये जो जो रहस्योद्घाटन इसमें छपे हैं, वो कितने सही लगते हैं और कितने इस समय भी प्रासंगिक देखिए, ये जो रहस्योद्घाटन जिसको आप कह रहे हैं, वो पूरा पब्लिक डोमेन में है। जिन लोगों ने उस पूरे आंदोलन को देखा है, जेपी के, और जिन्होंने आपातकाल भी देखा है, और जिन्होंने आपातकाल को भुगता भी है, और जो आज तक हैं, बने हुए हैं, उन सब के लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो सब लोगों को पता है। उस किताब में जैसे लिखा देवव्रत साहब की चिट्ठी का, वो पब्लिक डोमेन में है चिट्ठी, जी। सोशल मीडिया पर चल रही है। आरएसएस की क्या भूमिका थी उस पूरे आंदोलन के दौरान, या इंदिरा जी को लेकर, वो भी पूरे सबको जानकारी है। ये जो 50 साल हैं, ये 3 तरह से मनाए जा रहे हैं। एक तो सरकार मना रही है। सरकार एक तरह के अपराध भाव से पीड़ित है, ग्रस्त है। सरकार को पता है कि लोग कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है। सरकार को जानकारी है। 5 साल पहले जब मोदी जी ने गुजरात और दिल्ली में अपनी सत्ता के 20 साल पूरे किए थे, तब संसद टीवी को एक साक्षात्कार में अमित शाह ने कहा था, एक सवाल के जवाब में, मैंने लिखा है ये और कई बार जी। कहा है, जी। उसमें अमित शाह, अब वो जिन पत्रकार ने पूछा सवाल, उनकी तो हिम्मत हो नहीं सकती कि वो पूछें, पर उनसे कहा गया होगा कि पूछें इस तरह का सवाल। 5 साल पहले जी। उन्होंने ये सवाल पूछा कि पीएम के बारे में कहा जाता है कि वो देश में तानाशाही है, या पीएम तानाशाह है, निरंकुश है। अमित शाह उस सवाल के जवाब में कहते हैं कि प्रधानमंत्री निरंकुश या तानाशाह नहीं है। इस तरह के आरोप निराधार हैं। प्रधानमंत्री सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद निर्णय लेते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा।
दशकों के दौरान उनके साथ काम करने का अनुभव ये है कि वे छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात भी सुनते हैं। ये 5 साल पहले ये सरकार एक अपराध बोध से पीड़ित है, ग्रसित है। उसको पता है कि लोग प्रधानमंत्री को तानाशाह मानते हैं। पात्र बदल गए हैं इस मायने में कि इंदिरा गांधी से लोग डरते थे, नरेंद्र मोदी से खौफ खाते हैं। हम लोग जब काम करते थे तब हमको पता था कि कौन गिरफ्तार हो गया है और किसकी गिरफ्तारी होने वाली है या हो सकता है। आज की हुकूमत में किसी को पता नहीं है कि कौन गिरफ्तार हो सकता है, कब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसकी जेल में मौत हो जाएगी। उसमें जो आपने बताया जिस आर्टिकल का, उसमें एक सेंटेंस है। उसमें सेंटेंस का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये वैसा नहीं हो या उतना वर्ष नहीं हो। मेरा मानना है कि ये वर्ष भी है और उस जमाने से ज्यादा खौफनाक भी है। इंदिरा गांधी एक तानाशाह नहीं थी, वो डेमोक्रेट थी। ये मैंने लिखा भी है। देखिए पूरा मामला क्या है कि जब जेपी का मूवमेंट चला जिसमें मैं था, क्योंकि उस जमाने के मैं जेपी के साथ 1972 से जुड़ गया था, उसके पहले से जुड़ गया था, 71 से जुड़ गया था। बहुत साल हो गए उसको, अब 71 से आप जोड़े तो कितने 54-55 साल हो गए। जी जी। अब बहुत सारे उस जमाने के लोग तो होंगे अभी जो पैदा हुए उस समय, या इंदिरा जी को जिन्होंने देखा भी होगा, पर जो उस समय आंदोलन में रहे होंगे, इंदिरा जी का विरोध करने वाले रहे होंगे, या उस मीडिया में रहे होंगे जो इंदिरा जी का विरोध करता है, या जिसको पुलिस पकड़ने आई थी और वो किसी कारण से बच गया, ऐसे लोग बहुत कम होंगे। तो मैं उस मायने में थोड़ा सा, मुझे उसका एक जिसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, उसका हक है मुझे कि मैं कुछ जो कह रहा हूं उसमें थोड़ा सा सत्य हो सकता है। जेपी के मूवमेंट में आरएसएस ने और जनसंघ ने कब्जा कर लिया था। हम तो देखते थे उस समय आरएसएस के लोग, जनसंघ के लोग काम करते थे। उसका बेसिक ये था कि जो आरएसएस है वो केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जेपी के पास विचार तो था पर केडर नहीं था। और उस समय केडर या तो थोड़ा सीपीएम के पास था, या छात्रों के आंदोलन का थोड़ा सा केडर था, पर एक ऑर्गेनाइज केडर जनसंघ का और आरएसएस का था। ये जो जो आर्टिकल आपने लिखा और 50 साल को जो ट्रेस कर रहे हैं, वो बेसिकली ये ट्रेस करना पड़ेगा कि आरएसएस की स्ट्रेटेजी ये रही है, या जनसंघ की या बीजेपी की, कि पॉपुलर मूवमेंट्स को कैसे कैप्चर किया जाए केडर के जरिए। जैसे मनी लेंडर किसानों की जमीन पर कैसे कब्जा करता है, वो कर्जा देता है और फिर किसान चुका नहीं पाता है। इन्होंने आंदोलनों पर कब्जा किया और 74 का सफल प्रयोग आप
पाते हैं कि अन्ना आंदोलन के को कैसे हाईजैक किया, उसमें भी सफल होते हैं। जी। तो ये जो आपने जिस चीज का उल्लेख किया सुबैया साहब की किताब का, वो सब सही है। उसमें अ, उसमें सारे प्रमाण हैं कि कौन लोग सक्रिय थे। अ, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने कभी अ, संघ को या मोदी जी को या अमित शाह को संजय गांधी की आलोचना करते हुए नहीं सुना होगा। विच इज, है ना, इंदिरा जी की करते हैं। हाँ, जिनकी पत्नी और जिनका बेटा उनकी पार्टी में ही है अभी भी। तो एग्जैक्टली नहीं, वो भी है। और दूसरा ये कि संजय गांधी वॉज एंटी मुस्लिम। हम्म, स्टेरिलाइजेशन का उन्होंने बड़ा एक मूवमेंट चलाया। और तुर्कमान गेट का जो, अगर आप देखें, हम तो देखते थे उस समय, इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, हमारे नजदीक था। जी। तो ये- वो आइडियोलॉजिकली संघ के बड़े क्लोज हो गए थे कि मतलब। हम्म, और मेनका गांधी सारा काम उनका वही करती थी। अगर आप मेनका गांधी के बारे में गूगल करें तो उनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि वो पूरे तरह संजय गांधी को असिस्ट करती थी ऑल द टाइम। हम्म, और वो फिर बीजेपी के लिए असेट हो गई, वरुण भी हो गए। जी। अब वो तो ठीक है, बाद में दे फेल ऑफ, दे फेल आउट। जी। तो ये जो पूरा है, एक स्ट्रेटेजी के तौर पर संघ काम करता है। और ये, इसमें केवल एक कैलकुलेशन गलत हो गया संघ का। वो ये हो गया कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देंगी। और सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो फिर से उनकी जो सदस्यता है पार्लियामेंट की, वो रिस्टेट हो जाएगी, जैसा उसमें अ, किताब में भी उल्लेख है कि शायद उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया उनको दो चीजों का जो है। एक तो सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें मैं तो याद दिला दूं कि इसमें जो देवव्रत साहब के का जिक्र है कि उन्होंने बाद चिट्ठियां लिखी इंदिरा गांधी को और कहा कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, जो कि खासा उस समय लोगों के बीच में थोपा गया था और वो बहुत अधिक लोकप्रिय भी नहीं था, उसमें नसबंदी जैसे कार्यक्रम काफी जबरदस्ती लागू किए जा रहे थे, वो उनको इन कार्यक्रम का समर्थन कर रहे थे। वो जेल में थे और इस समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको सिर्फ ये है कि अब हम ये जो प्रतिबंध लगा रखा है आपने आरएसएस में, ये हटा दीजिए। ये उनकी एक तरह की दिमाग। देखा जाए 50 साल बाद बात करें शमन जी, तो हिंदी भाषियों में तो बहुत इस बीच 2 पीढ़ियां बदल भी चुकी हैं, तो सबको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो दिन किस तरह के थे और कैसे और उसका पूरा प्रसंग क्या है। क्योंकि अब हम ये भी देख रहे हैं कि पुरानी चीजों को लेकर किस तरह से तेजी के साथ उसके संदर्भ प्रसंग कैसे बदल दिए जाते हैं और वो एक अलग तरह से पेश किया जाता है। जबकि खासा मतलब आधा हिंदुस्तान जब 30 साल के नीचे का है, तो उनको तो शायद इस बारे में जानकारी या जानकारी ही नहीं होगी, तो जागरूकता की बात तो बाद में आती है। तो दूसरा ये था कि आपके अपने अनुभव उन दिनों किस तरह के थे, जब ये सब जब हो रहा था, जब अ, सरकार के खिलाफ बड़ा सा माहौल था, बहुत तेजी से उफान था, जब जेपी उसको उसको लीड कर रहे थे और कांग्रेस के लोग भी छिटक के उनके साथ आ रहे थे। और तो वो पूरा आपका फेज कैसा था, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। ये बड़ा फेज अलग किस्म का था, क्योंकि हम दिल्ली में थे और सेंसरशिप थी, इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे। सेंसरशिप लग गई तो सरकार ने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए थे और बिजली काटी जाती थी उस समय लगातार। हम लोगों की नौकरियां चली गई थी। जिस अखबार में हम काम करते थे वो बंद कर दिया गया था, प्रजानीति। फिर आसपास एवरी मैन से शुरुआत हुई थी, जो जेपी ने लॉन्च किया था। मैं तो फिर अंग्रेजी जर्नलिज्म में चला गया। पर वो
आपने एक चीज कही कि आज की पीढ़ी को वो पता नहीं है। वो कई कारणों से पता नहीं है। वो पता चल जाए अगर सरकार आपातकाल लगा दे। आपातकाल को महसूस करने के लिए उसकी घोषणा की जाना जरूरी है। ये सरकार जानती है कि अगर उसने आपातकाल की घोषणा कर दी तो उस अगले ही दिन बर्खास्त हो जाएगी, वो सारे चुनाव में हार जाएगी। यानी आप बिना आपातकाल की घोषणा किए आपातकाल अगर जारी रखते हैं तो लोग उस आपातकाल के बारे में कभी जान नहीं पाएंगे कि, और तुलनात्मक दृष्टि से देख नहीं पाएंगे कि उस समय की प्रेस सेंसरशिप क्या थी और आज की क्या है, या उस समय लोगों को बोलने की अभिव्यक्ति आजादी थी कि नहीं और अब कितनी है। या जैसे आप माने कि 1,40,000 लोग आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए। कुछ लोग मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट में हुए, मीसा जिसको कहते हैं, और एक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत हुए। आप कल्पना कीजिए कि आज की तारीख में कितने लोग जेलों में होंगे। उस समय कोई उमर खालिद टाइप आदमी नहीं था, या कोई स्टेन स्वामी जैसा आदमी नहीं था जिसकी जेल में मौत हुई होगी। उस समय जाति के आधार पर गिरफ्तारियां नहीं होती थी। उस समय जेएनयू को थ्रेट नहीं माना जाता था। इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद नहीं किया गया था। जुडिशरी में सुपर सेशन भी हुआ, कुछ फैसले भी हुए, पर जुडिशरी उस तरह की नहीं थी जैसी कि आप जिसको लेकर आज जिस तरह की नागरिकों में चर्चा है। बहुत सारी चीजें ठीक थी, मतलब कई लोग तो जैसे इमरजेंसी के बाद ये भी कहते थे कि इमरजेंसी में बहुत सारी चीजें ठीक हो गई थी तो जारी रहे। ट्रेनें ठीक टाइम पे चलने लगी, करप्शन कम हो गया। करप्शन हाई लेवल का हो गया फिर कि बहुत पैसे देना पड़ेंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा बढ़ गई। आज कोई रिस्क नहीं है। आज यह है कि रिस्क यही है कि आपको देना है। जी। तो रेट्रोस्पेक्ट में चीजों को जानने के लिए वर्तमान में उसके कुछ पैरेलल्स होना चाहिए। अब जैसे मैं कहूं कि 1971-72 में, क्योंकि मैं तो नवनिर्माण आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था गुजरात के, जेपी से मिलने लोग आते थे, दिल्ली में हम लोगों से मिलते थे। उसके बाद 71 के बाद 72 में चंबल वैली का सरेंडर हुआ, मैं उसमें था। और फिर 74 में जेपी का मूवमेंट हुआ, मैं सब में था। कोई ये नहीं पूछता है कि नरेंद्र मोदी उस समय 21 साल के 22 साल के थे, वो क्या कर रहे थे जिस समय गुजरात में बच्चे सड़कों पर चिमन भाई पटेल की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तब नरेंद्र भाई मोदी क्या कर रहे थे? उस समय तो कोई अंडरग्राउंड रहने की जरूरत नहीं थी। या नरेंद्र मोदी आपातकाल में 24 साल के थे, 24 साल 9 महीने के थे, वो क्या कर रहे थे? और अमित शाह जो इस समय आपातकाल की पीठ पर कोड़े बरसा रहे हैं, उनकी उम्र क्या थी? शायद 10 साल की रही हो तो भी मुझे आश्चर्य होगा कि 10 साल की रही है। ये लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था किसी मूवमेंट में, वो लोग आपातकाल को हथियार बना रहे हैं। राहुल गांधी 5 साल के थे।
5 इयर्स। प्रियंका गांधी 3 साल की थी। राजीव गांधी हवाई जहाज उड़ा रहे थे उस समय, राजनीति में थे ही नहीं। राजनीति की पूरी कमान संजय गांधी के हाथ में थी। ये संजय गांधी का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि संजय गांधी कंड्यूट थे इनके लिए, इंदिरा गांधी तक पहुंचने के लिए। तो उस जमाने का जो असली इतिहास है या चीजें हैं, वो तो बहुत बड़ी है। मतलब वो पत्रकारिता भी बहुत अलग किस्म की थी, लोग भी थे, अ, तमाम चीजें बदल गई। मतलब वो, उसमें तो ये भी है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उस मूवमेंट के, वो सब करप्ट हो गए। उसमें अधिकतर लोग करप्ट हो गए। बिहार मूवमेंट में जो थे लीडर्स, लालू यादव मान लो थे, तो वो कहाँ है? रामविलास पासवान थे, तो वो कहाँ है? मैं कई लोगों के नाम ले सकता हूँ जो जो उस आंदोलन की पीठ पर सवार होकर भ्रष्टाचार के महलों में कैद हो गए। तो एक जेपी को मैंने एक डिसअपॉइंटेड नेता के तौर पर देखा है, जैसे गांधी जी थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वैसे जेपी थे वो। तो सरकार बनने, जे जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ज्यादा समय तो रहे नहीं, शायद 2 1 साल रहे। तो उस समय को लेकर आप पीछे जाना मतलब बहुत एक तरह के अपने को सेल्फ टॉर्चर करना, कि किसी मुहर्रम के ताजिए के सामने चल रहे हैं और अपनी पीठ पर कोड़े बरसाकर उसको लहूलुहान कर रहे हैं, और वो ताजिया करबला तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका आपको संदेह है। पर तो दिलचस्प बात यह भी है कि देश इमरजेंसी से बाहर आया और उसके बाद नई सरकार बनी और फिर वो नहीं चल पाई, पर फिर मतलब वापस हम इमरजेंसी से बाहर आ गए और लोकतंत्र एक तरह से बहाल हुआ। अब जो इस समय का जो समय है, मैं चाहता था कि आप इस पे बारे में जरा सा, आप बोल रहे हैं इसके बारे में, पर इसको हम थोड़ा सा और शार्पन करें अपने फोकस को, कि ये जो समय है भारत का, पिछले खासतौर पर पिछले 11 सालों का, और इमरजेंसी के समय के बीच में जो समानताएं हैं या उससे भी जो विषमताएं भी हैं, कि जो कहीं उससे बुरा भी है, उससे ज्यादा भी है, और जिसके साथ जो मेरे ख्याल जो नागरिक अधिकार हैं और लोगों की आजादियां, वो किस तरह से अब बदल रही हैं उसके मुकाबले जब जब इमरजेंसी थी। आप कल्पना कीजिए कि उस समय इंदिरा गांधी के समय मुफ्त का अनाज नहीं मिलता था लोगों को। पूंजीपति सरकार का या बैंकों का पैसा इस तरफ से नहीं हड़पते थे। आप अगर 80 करोड़ लोगों को का अनाज बंद कर दें, आप कल्पना कीजिए कि सड़क पर क्या होगा। हमको सोचना यह है कि सरकार चल कैसे रही है, और पुरानी सरकारें कैसे चलती थी, मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा। इस सरकार में कौन लोग हैं चलाने वाले? ऊपर के 4 लोग कौन हैं? पिछली सरकारों में मनमोहन सिंह के समय या अटल जी के समय, अटल जी की तो बहुत आदर्श हुकूमत थी, डेमोक्रेटिक थी बहुत ही, और बहुत ही शानदार नेता थे वो। उनका भी बैकग्राउंड संघ का था, जनसंघ का था। फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जनसंघ एंड बीजेपी ही वाज। हम लोगों ने कभी शिकायत नहीं की उनसे अटल जी के बारे में। मीडिया की आजादी को लेकर नहीं की, नागरिक अधिकारों को लेकर नहीं की, बेरोजगारी को लेकर नहीं की, भ्रष्टाचार को लेकर नहीं की। आज हम किस चीज को लेकर शिकायत नहीं करते हैं, ये मुद्दा है।
और अ, हम इस सरकार को गिरते हुए तो देख रहे हैं, गिर रही है, कमजोर हो रही है, गिरेगी भी, और ये भी तय है गिरेगी भी। हमारे जीवन काल में ना गिरे, पर गिरेगी, क्योंकि हम इसकी दीवारों में दरकना भी देख रहे हैं और रिसन भी देख रहे हैं। तो आज के माहौल में जो डर है, आप सोचिए कि 25 करोड़ के करीब मुसलमान देश में हैं। मतलब दुनिया का अगर एक पाकिस्तान की आबादी देख ले तो, और भारत के मुसलमानों की संख्या देख लें आप, दूसरी सबसे आबाद मुसलमानों का देश है मेरे ख्याल से, आबादी के हिसाब से दुनिया में। तो आप क्या, किस तरह का भय है उन लोगों के अंदर, डर है कि आपको किसी भी समय सड़क पर रोककर आपकी तलाशी ली जा सकती है कि आप के खाने में कोई गोमांस तो नहीं है, या आपकी लिंचिंग तो नहीं हो सकती। ये जो इनसिक्योरिटी है, चाहे दलित हो, आपने उड़ीसा में देखा, दलितों के फोटो देखे आपने, गुजरात में दलितों के साथ जो व्यवहार की घटनाएं आ रही हैं, ये इस तरह का माहौल कभी नहीं था। तो ये अपने आप में एक, मतलब अमेरिकी सरकार एक एडवाइजरी जारी कर रही है कि महिलाएं, आप जा रहे हैं अमेरिका, भारत जा रहे हैं, तो ये एडवाइजरी है कि वहां आप महिलाएं किसी को साथ लेकर जाएं, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप किन चीजों के बारे में बात करेंगे, बताइए मुझे। मीडिया के बारे में करेंगे। जिस इंडियन एक्सप्रेस में हम काम करते थे, वो 74 में, मैंने जब काम करता था तब मुलगांव का चीफ एडिटर अरुण शौरी काम, अजीत भट्टाचार्य जी थे, सुमन दुबे थे, दुआ साहब थे, एच के दुआ थे, कुलदीप नैयर थे। आप हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म का कोई नरसिम्हन थे, आप कोई नाम बताइए जो वहाँ इंडियन एक्सप्रेस में नहीं था। वो इंडियन एक्सप्रेस सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का महाराष्ट्र के बारे में एक आर्टिकल छापती है, महाराष्ट्र के चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर। अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, उसके 3 रिपोर्टर अखबार के, अनहर्ड ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, एंड उस एक्सप्रेस। आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि डाटा डोंट मैच विद द इलेक्शन कमीशन फाइंडिंग। उसी दिन, अगले ही दिन, देवेंद्र फडणवीस का उस राहुल गांधी के आर्टिकल के खिलाफ एक आर्टिकल छापते हैं। ये वो अखबार है जिसने रामनाथ गोयनका के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जहां फिरोज गांधी काम करते थे। और इंदिरा गांधी कभी, शी वॉज नेवर हैप्पी विथ इंडियन एक्सप्रेस। और जिसके मास्टर्ड में अभी भी लिखा हुआ है जर्नलिज्म ऑफ करेज। एग्जैक्टली। आप अगर कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि उस जमाने का बताइए, तो मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो नई दुनिया का उस समय का बता सकता हूँ कि राजेंद्र माथुर थे, राहुल बारपुते थे। राहुल बारपुते एडिटोरियल की जगह खाली छोड़ दी उन्होंने। राजेंद्र माथुर ने अपने कॉलम खाली छोड़ दी। कतरा ने उनका सबसे प्रसिद्ध कॉलम था, बहादुरी के साथ लिखते थे। और इतना सब करने के बाद जब वो दिल्ली आए माथुर साहब, तो राजीव गांधी उनके सबसे बड़े फैन हो गए। और मैंने, जब माथुर साहब की डेथ हुई, मैं उनके घर पे था, तब द फर्स्ट पर्सन टू विजिट एट होम वाज राजीव गांधी।
to pay his tribute, not Chandrasekhar, who was the Prime Minister. allegedly cause of Rajan Mathur's tension. मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस जमाने की अगर बात करेंगे तो मैं एक पूरा दिन कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं, वो आपको ये पता है कि मुझे शिकायत आपसे रही है कि आपने उनके उसको अभी तक सबको किताब लिख हाँ, कर नहीं नहीं लाया मैं लिख नहीं पाया अभी। क्योंकि मैं नहीं, पर इतना आई बीन इन्वॉल्व विद सो मेनी थिंग्स कि कभी नहीं पता है। ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाया अपने आप को कि ये जो लोग हमारे साथ काम करते थे 74 में, वो सब आज मिनिस्टर्स हैं मोस्टली। जी। तो लोग मुझसे पूछते हैं कई बार कि यार आप इतना मोदी जी के खिलाफ करते हो, बोलते हो, लिखते हो, तो आपको धमकियां नहीं मिलती क्या कुछ? तो मैं कहता हूँ कि एक कारण ये हो सकता है कि मोदी जी मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे पढ़ते थे वो, और पढ़ के मेरे मुंह पर तारीफ करते थे कि श्रवण भाई आपका मैंने ये पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। अब वो चेंज हो गए इतने सालों में, गुजरात की बात है, यहाँ जी। भी प्रधानमंत्री बन के आए तो ही केम टू मी, रिकॉग्नाइज मी एट ए मैरिज रिसेप्शन, कैसे हो, कहाँ हो। तो हो सकता है इस कारण से मैं बच गया। और इंदिरा गांधी के जमाने में पुलिस आ गई थी पकड़ने, मैं था नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने को, लिखने को। एक जो चीज है कि हमारे आज के लोगों को, पत्रकारों को, मीडिया को पता होना चाहिए कि ये जिस जगह मीडिया पहुंचा है कहाँ से पहुंचा, क्योंकि उस समय मोबाइल भी नहीं थे, टेलीविजन भी नहीं थे, अखबार थे। हम जब मीडिया को देखते हैं, हमारे जो मीडिया का पर्सपेक्टिव बनता है, वो सबसे पहले मोबाइल और यूट्यूब चैनल्स और मेन स्ट्रीम के टेलीविजन चैनल्स को लेकर बनता है, जो कि उस समय थे ही नहीं। जी। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि उस समय होते तो वो भी बिक जाते, पर आई कांट से दैट। पर नहीं था, फिर भी लड़ाई लड़ी गई। बिल्कुल। ये है बहुत बड़ी बात है उस जमाने की। अ, ये जो मोदी जी आज सत्ता में है सर, वो होते ही नहीं। अगर विपक्षी कोई सरकार कहीं नहीं होती, केंद्र में कभी नहीं होती, अगर वो मूवमेंट नहीं होता 74 का। बिल्कुल। क्योंकि 74 के मूवमेंट ने गैर कांग्रेसवाद की जो फाउंडेशन 77 में रखी, वही चल रही है आज देश भर उससे में। लगभग पूरा का पूरा राजनीति देश भर में बंदी है। पहली बार शायद कांग्रेस के बाहर से क्षेत्रीय दल एकदम निकल कर आए, एक हालांकि वैकल्पिक। हालांकि 67 के करीब जो मुझे याद पड़ता है, संयुक्त विधायक दल की सरकारें कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में जी जी बनी थी। जी। पर जो केंद्र में प्रयोग है या राज्यों में प्रयोग है वो, और 74 के मूवमेंट ने अखिल भारतीय स्तर के विपक्ष के नेता देश को दिए। और डॉक्टर लोहिया और कृष्णकांत, मोहन धारिया, तारकेश्वरी और ये जो तमाम लोग थे, उनकी लिगेसी को आगे, मधु लिमय, मधु दंडवते, उनकी लिगेसी को आगे बढ़ाया। हालांकि समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, पर उस वो वाली समाजवादी पार्टी, जी। अब एक अखिलेश की पार्टी है तो वो ठीक है। तो तो जी। अब जो भी बात कर रहा हूँ अनऑर्गेनाइज्ड है, पर एक इसमें कुछ एक कॉमन पॉइंट ये है कि हम लोग एक ट्रैप में हैं इस समय, और उस ट्रैप से निकलना थोड़ा सा मुझे अभी मुश्किल इसलिए लग रहा है कि एक ही आदमी लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है, जो लड़ता हुआ दिख रहा है, मतलब लड़ रहा है
कि नहीं पता, पर लड़ता हुआ दिख रहा है। और वो नहीं हो तो बहुत हमें पता ही नहीं क्या होगा, ऐसा है। तो आज की इस बात को यहाँ खत्म करते हैं, और ये इस चिंता के साथ, जो कि शायद श्रवण जी भी कह रहे हैं और हम, ये हमारी साझा चिंता, और हम जैसे बहुत सारे हम ख्याल लोगों की, कि जो जिन्हें लगता है कि इमरजेंसी से तो भारत बाहर आकर वापस लोकतंत्र में आ गया और वो स्वस्थ भी रहा और आगे चलता भी रहा। ये बात उतने तय तौर पर हम शायद अब के भारत के बारे में शायद नहीं कह पाए। और ये इसलिए ये ये दिन जो आज 50 साल का, 50 साल जहाँ पूरे हुए हैं इमरजेंसी के की घोषणा के, वो शायद इस बात को याद दिलाने के लिए भी जरूरी है, और शायद बाकी लोगों से इसके बारे में बात करने के लिए भी। तो श्रवण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए, और हम लोग लगातार आगे भी बात करते रहेंगे हर कारा के इस नमस्कार।